देखो जो मैंने उस समय बताया था वो क्यों कन्फ्यूज लगा था, तो समझो। व्यापारिक संबंध और व्यवहारिक संबंध क्या होता है? व्यापारिक संबंध वह संबंध कहलाता है जिसमें आप अपना लाभ तो देखते हैं पर दूसरे का लाभ नहीं देखते। मतलब देखो, मैंने कहा कि व्यवहारिक संबंध ये कहलाता है जो दोनों तरफ से कनेक्शन आइस हो, है ना। बट अब समझो मीनिंग कि व्यापारिक संबंध भी दोनों तरफ से कनेक्शनाइज होता है कैसे। सपोज करो आप किसी के संग बुरा कर रहे हो, आप किसी को गाली बकरे हो और उस गाली का सेंस समझ रहा है। अब अगर वही गाली वो आपको बके तो आपको कैसा लगेगा? बुरा। कि ये व्यवहारिक संबंध है या व्यापारिक संबंध है? मैं इसको व्यापारिक संबंध कहता हूँ कि जहाँ आप किसी के संग बुरा करना पसंद करो परंतु खुद के संग यदि वो घटे तो ये। अब ऐसे बताओ, नेचर में कोई जानवर, जीव जंतु कैसा संबंध दिखाते होंगे? व्यापारिक। वो किसी का शिकार करना पसंद करेंगे, किसी को मारना पसंद करेंगे, खुद मरना पसंद नहीं करेगी। मतलब वो एलिमेंट दूसरे को देना तो पसंद करेंगे एक प्रॉपर्टी, पर वही प्रॉपर्टी खुद पर अप्लाई होए तो स्वीकृति नहीं है, ठीक है। और व्यवहारिक संबंध क्या कहलाएगा? ऐसे संबंध जो दूसरे को दो और खुद भी एक्सपेक्ट करो, ठीक है। जैसे मान के चलो, सपोज करो आपने किसी 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 का भला करा तो अब आप भी क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपका भी कोई भला करे। पहली बात तो ये तो संबंध है, रिलेशन से। पर प्रकृति देखती है एहसास। एहसास क्या? भावनाएं। अब ये भावनाएं किस तरीके की? भावना इस तरीके की आप दुखी हो, आप श्राप दे दोगे, वो दे दोगे, नहीं नहीं नहीं, एहसास ये नहीं होती। जो प्रकृति एहसास दिखती है वो देखती है मौलिक प्रवृत्ति। मौलिक प्रवृत्ति मतलब ऊर्जा का बदलाव। सपोज करो एक जीव के संग आप गंद कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, प्रकृति के संग बुरा कर रहे हो, वो काउंट कर लेगी, वो एहसास काउंट कर लेगी। समय के संग वो काउंट एहसास बढ़ता चल जाएगा। और आपको पता है चीज़ें लौट के आती है जटिलताओं के साथ। फिर जब लौट के आती है तो कहने को हम यूँ कहेंगे कि प्रकृति एहसास काउंट करती है, पर प्रकृति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ आपको रिटर्न हुई है। और संबंध है व्यापारिक। जब संबंध व्यापारिक है तो आपको पता है कि जो चीज़ मैं दूसरे के संग कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक जानवर मारा, 10 जानवर मारे, 20 जानवर मारे, अब हर एक जानवर को एक एक कुछ ना कुछ कष्ट हुआ, वो गिनता, वो प्रकृति काउंट करती चलेगी, रिएक्शन करती चलेगी। एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट मतलब जुड़े जा रहा है इंटीग्रेट होके, ठीक है, और रूप बदलते जा रहा है। अब वो रूप इतना भयानक हो गया कि जब वो लौट के आया तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आपने कहा कि मेरे को मेरे पापों का दंड मिल गया। क्या है ये? एहसास। ये है एहसास, कोई प्रकृति नहीं है गिनने वाली। ऑटोमेटिकली सिस्टम के गिन लेता बस 2 चीज़ों पे कि उसको पता है जो भी चीज़ तुम दोगे वो चीज़ रख लेनी है, स्टोर कर लेनी है, होल्ड करके रख लेनी है और देन रिटर्न करनी है एक साथ। ये कब कब करनी है परिस्थितियों के अनुसार वह देखती है। वो जब जो परिस्थिति मैच होएगी वो उसी हिसाब से रिटर्न दे देगी। अब बात आती है, अगर व्यवहारिक संबंध की बात करूँ तो इसमें तो व्यवहारिक यही है, आप किसी के संग अच्छा करते हो तो एकदम नहीं मिलता आपको अच्छा। समय और परिस्थिति का खेल होता है, उसके अनुसार मिल जाता आपको, ठीक है। और व्यक्तियों का विभिन्नताएं हो जाती है कि किस रूप में मिल जाए जिसको आप जान ना पाओ, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात आती है कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन की। देखो जो रिलेशन है और जो इतने ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही, वो इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रही क्योंकि मैं डायरेक्ट व्यापारिक और व्यवहारिक में बता रहा हूँ, जो कि एक इंसान के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। पर अगर मैं बात करूँ कनेक्शन और कम्युनिकेशन की तो हमेशा ध्यान रखो, एक कम्युनिकेशन हर एक चीज़ से वो है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बोथली कनेक्टिविटी, दोनों तरफ से कनेक्शन, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अब मैं ही बात कर रहा हूँ केवल, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। पर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मेरे को कुछ दे रहा है, तो सेंड एंड रिसीव फीडबैक, पूरा मैसेंजर वो, ये कम्युनिकेशन कहलाती है। दिस इज़ द पाथवे। और ये कम्युनिकेशन अपने आप को कनेक्ट करता है। विदाउट कनेक्शन ये है कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। अच्छा, कनेक्शन 2 तरह के हो जाते हैं, सिंगली कनेक्शन और डबली कनेक्शन। डबलेट कनेक्शन का मतलब ये है मेरा कनेक्शन उधर से गया और उधर का कनेक्शन मेरे से लिंक हुआ, द लिंक्ड आर टोटली वो। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है? और फिर नेटवर्क क्या है? देखो, नेटवर्क इज़ द वेब, नेटवर्क इज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए हमें ध्यान रखना, नेटवर्क व्यापारिक क्यों हो जाता है? नेटवर्क व्यापारिक क्यों हो जाता है टोटली? क्योंकि नेटवर्क इतना ही लार्ज है
ये कम्युनिकेशन में व्यवहारिक दर्शन नहीं दिखाता, वो व्यापारिक संबंध दिखाता है। नेटवर्क यूँ समझ लो, एक जंगल में एक शेर हिरन को मार रहा है। जब एक शेर हिरन को मार रहा है तो हिरन मर रहा है, शेर मार रहा है, तो ये है कम्युनिकेशन, सिंपल पाथवे ऑफ कम्युनिकेशन तो पे। बट यही अगर हम कहें कि पूरे जंगल में कितने जानवरों को मार रहे हो, कितने जानवर मर रहे हो, फिर वापस जन्म ले रहे हैं, ये पूरा टोटली एक नेटवर्क कहलाएगा, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कौन बुरा है कौन अच्छा है, यहाँ सारों को हम कह देंगे यहाँ मर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे व्यापारिक संबंध दिख रहा है। यहाँ हम टोटली डिनाई करते कि व्यावहारिक संबंधों को नेटवर्क। ठीक है, अब आती है रिलेशंस की बात, संबंधों के बारे में। तो संबंध है क्या, रिलेशन है क्या? रिलेशन कुछ नहीं, कनेक्शन ही है, किसी भी तरीके का कनेक्शन। सपोज़ करो आपको कोई लड़की पसंद आई, आपने कहा मुझे इससे दोस्ती करनी है। आप समझो, आप दोस्ती करने के कैसे चाह रहे हो? आप दोस्ती ऐसी करना चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो कम्युनिकेट। रियलिटी में आपके माइंड में क्या फिनोमिना है? कम्युनिकेट। बट ये कम्युनिकेशन पैदा कब हुआ? जब आपने कनेक्शन बनाया, जब आपने रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया? मैं उससे प्यार करता हूँ। अब सपोज़ करो रिलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। माँ से जो प्यार होता है वो अलग तरीके का होता है, पिता से जो प्यार होता है अलग तरीके का होता है, दोस्त से जो प्यार होता है अलग तरीके का होता है, गर्लफ्रेंड से जो प्यार होता है अलग तरीके से होता है, बच्चों से जो प्यार होता है अलग तरीके से होता है। हाँ, तो यही कहलाता है कि कनेक्शन बड़े टाइप के, बतेरे टाइप के कनेक्शन एक ही है, एक ही चल रहा है, बट उसके रूप बदल जा रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार, खेल बदल जा रहा है। क्यों? जहाँ मान के चलो माँ से प्यार है तो माँ से ममता का प्यार है, अगर जीएफ से प्यार है तो सेक्स का प्यार है, साथ में चंचलता का प्यार है, दोस्त से प्यार है तो केवल किस चीज़ का प्यार है कि भाई दोस्त है, कभी भी काम आ जाएगा, कभी भी मेरा साथ दे देगा, है ना। तो ये लगाव, ये प्यार कहलाता है। लगाव किसी भी चीज़ से प्यार कहलाता है। एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट, यार तुम कनेक्टेड होगी और आप लव में फंसोगे। ये कनेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस टू, बिकॉज जब ये बढ़ता है और समय के संग ये बढ़ता है तो ये अपने लिए खतरनाक हो जाता है। जैसे मान के चलो एक इंसान जब पैदा हुआ था तो उसको कोई कीमत नहीं पता थी मौत की क्या कीमत होती है, पर समय के संग वो इतना अटैच हो गया चीज़ों से कि उसे मौत से डर लगता है, मौत की कीमत बढ़ गई। यही चीज़ है। अब रिलेशन यही चीज़ है कि रिलेशन ये डिफाइन कर देता है कि कनेक्शन में अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो फिर हम पाथवेज की बात करेंगे कि भाई सिंगल कनेक्शन होगा, डबल कनेक्शन का। भाई हम रिलेशंस की बात करते थे कि रिलेशन डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड का रिलेशन अलग है, फादर से रिलेशन अलग है, मदर से रिलेशन अलग है, नेबर से रिलेशन अलग है। एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन का टाइप रिलेशन कहलाता है। ये रिलेशन व्यवहारिक और व्यापारिक दोनों हो जाता है। क्यों? सपोज़ करो आप किसी भी व्यक्ति से रिलेशन रख रहे हो, अब दुश्मन से भी क्यों ना रिलेशन रख रहे हो कि भाई मेरा दुश्मनी का रिलेशन है, अब दुश्मन को जिस तरीके का रिटर्न देना चाहते हो व्यवहारिक भी दर्शाएगा, व्यापारिक भी देगा। व्यवहारिक क्या दर्शाएगा? आप किसी के दुश्मन हो तो हो सकता है वो भी आपका दुश्मन हो। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप किसी के दुश्मन हो, ईर्ष्या करते हो, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ भी आप व्यापारिक संबंध दर्शा रहे हो। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट व्यापारिक संबंध दिखा रहे हो। ठीक है, परंतु मैं अगर क्यों कहूँ व्यवहारिक और व्यापारिक ऐसे ही है जैसे सुख और दुख। देखो, दुख की हर एक चीज़ व्यापारिक है, सुख की हर एक चीज़ व्यावहारिक है। मैंने कहा था स्वयं और हम, मैंने कही थी कि अहम मैच्योरेशन में आता है व्यापारिक संबंध, मैच्योरेशन हमें आता है समय के संग विकसित होते हैं। चलो इस चीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अलग, ये मैंने बात 2-3 दिन से मैं कल से मैंने मतलब कि रिकॉर्ड नहीं करा था। मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा था, मैं अपना काम वाम पे जाने लग गया था, तो मैंने अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देके इन चीज़ों को बाद में भी सोच रहे थे कि थोड़ा और बेहतर तरह से समझा दूँगा। देखो, हमसे ध्यान रखो, अगर आपको अत्यधिक लाभ कमाना है तो हमेशा ध्यान रख लो, जितना ज़्यादा फ्लो और जितना ज़्यादा उस फ्लो पे नियंत्रण, उतना ज़्यादा अत्यधिक लाभ। मतलब बेनिफिट क्या मतलब, जितनी बड़ी दुनिया या जितनी बड़ी पॉपुलेशन, जितनी चीज़ें अत्यधिक, जितना संसाधन अत्यधिक, जितना उनका फ्लो अत्यधिक, जितना नदी का बहाव अत्यधिक, उतना जितना उस पर नियंत्रण, उतना आपका लाभ। नियंत्रण आप पे निर्भर करता है। एक बांध है, बहुत बड़ी नदी है, विशाल नदी है,
बह रही है, बहुत तीव्र गति से बह रही है। यदि बांध पे तुमने नियंत्रण पा लिया पूर्ण, तो उस पूरे पानी की बिजली बनाना बहुत सरल है, बहुत लार्ज अमाउंट बन लेगी। और जब वो बिजली है वो एक तरीके का एलिमेंट है, मार्केट में उसकी डिमांड है, मार्केट में उसका प्राइस है और आपको रिटर्न देती है। देखो पहले मैं डिमांड और सप्लाई नहीं मानता था। इकोनॉमी में, मैं अर्थशास्त्र में जो लोग कहते थे केवल डिमांड और सप्लाई का खेल है हर जगह, मैं नहीं मानता था। मैं क्यों नहीं मानता था? क्योंकि मैं उसमें 2-3 एलिमेंट और जोड़ता करता था, जैसे वैल्यू, कीमतें वगैरह। ये मेरे पास अलग, इसलिए ये अलग है थोड़ा सा क्राइटेरिया कि मैं केवल चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मानता। मैं अब माना हूँ, पर अब मेरे में बेनिफिट क्या है? मैंने तो अत्यधिक व्यक्ति तो मुझे चूतिया कहेगा या मुझे बेवकूफ़ कहेगा कि भाई तुम अब जाके माने हो डिमांड एंड सप्लाई, देखो हम तो कितने समय पहले मान गए थे। ठीक है, आप मान गए थे, मैंने अपना समय व्यर्थ करा, मैंने एक मूल अंश व्यर्थ करा अपने जीवन का, वो जीवन मुझे रिटर्न देता है। आप जो केवल डिमांड और सप्लाई जिस तरीके से देखोगे नज़रिया, उससे मैं लाखों गुना तेज, लाखों गुना बेहतर देखूँगा नज़रिया एज़ कम्पेयर टू डिमांड एंड सप्लाई। मैं डिमांड और सप्लाई को इस तरीके से देखूँगा जिस तरीके से आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए ध्यान रखना, एक प्रभावी व्यक्ति, एक इन्फ्लुएंस में व्यक्ति चीज़ें बेहतर करता है, जीवन में बेहतर करता है, परंतु हकीकत में वो अपनी असलियत या एक यूनिक प्रोडक्टिवनेस नहीं ला पाता, यूनिक प्रोडक्टिवनेस नहीं ला पाता, वो चीज़ों में बेहतर चल जाता है। हमेशा ध्यान रखना, एक इन्फ्लुएंस पर्सन स्पेशलिस्ट होगा, बट वो एक इन्वेंटर कभी नहीं होगा। एक इन्वेंटर कभी भी स्पेशलिस्ट नहीं होता, एक इन्वेंटर कभी भी बेहतर नहीं होता। अच्छा, फिर तो कहोगे इन्वेंटर बेटर नहीं होता, क्यों ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जब वो चीज़ें बना रहा होता ना तो उसका कोई फॉर्मूला लिखा होता, ना उसकी कोई तकनीक लिखी होती, ना उसका कुछ चीज़ लिखी होती। आप बताओ, एक पड़े हुए ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल चीज़ में, चीज़ों को तोड़ना, मोड़ना और जोड़ने में कितनी गलती करोगे, कितनी चीज़ें ठीक करोगे। और कोई व्यक्ति यूँ नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, बिल्कुल क्या ऊपर वाला भी यूँ नहीं कह सकता कि मैं आया, मेरे पास दिमाग था और मैंने सही चीज़ें ढूंढी, मेरा दिमाग इतना कैलकुलेटेड था कि उसने A to Z प्रोजेक्ट तुरंत बना दिया। बिल्कुल करेक्ट। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यूनिवर्सल में कई जगह परिस्थिति और स्वयं का ऐसा खेल है, स्वयं और परिस्थिति का, मतलब मैं और मेरे जुड़ने वाला हिस्सा दोनों की फजल का ऐसा खेल है कि फजल यूनिवर्सनली डायमेंशनलाइज प्ले होएगी। मतलब हर एक मिस्टेक अपनी जगह सही है, बस गलत व्यक्ति से मिल गई, इस कारण से गलत कहला रही है। मैंने कहा था ना, एक स्वयं नाम का चंक है और एक परिस्थिति नाम की ब्लॉक है। अब ये चंक और ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ब्लॉक चंक से अलग हो गया तो मैच नहीं होगा, और अगर चंक ब्लॉक से अलग हो गया तो मैच नहीं होगा। ये अगर दोनों एक दूसरे के मैचेबल है तो बढ़िया है। तो समझ जाओ, यूनिवर्सनली प्ले में हर बार ऐसे ही होगा कि यूनिवर्सनली प्ले में चीज़ें बिखरी हुई है। कोई भी एलिमेंट उठाओगे किसी के संग भी जुड़ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये कई सारे कनेक्शन फॉल्स निकलेंगे, देन ट्रू कनेक्शन निकलेगा जो चाहते हो। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट। कम्युनिकेशन मोस्ट डिफिकल्ट होता है, कनेक्शन तो इजीली बन जाता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर दो, ऑपरेट हो या ना हो। तो कम्युनिकेशन क्रिएट करने के बाद ऑपरेट होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कंट्रोल कहती है कि कंट्रोल होनी चाहिए वो चीज़, और ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये तो मूर्खता है कि भाई बिल्कुल करेक्टनेस नहीं। आप एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन देखो, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, मान लो आपने मुझे कोई प्रॉब्लम दी, वो प्रॉब्लम बहुत ईजी थी तो मैं तुरंत सॉल्व करके दे दूँगा, और साथ में आपको कई सारे मैनी वेज भी बता दूँगा। सपोज़ करो वो क्वेश्चन थे मुश्किल, अल्फ़ाबेट्स में दे दिया आपने कि अब इसका मीनिंग निकाल के दिखाओ। तो आप ये ध्यान रखना, आप चलते रूल्स पे, लूप्स पे। मैं रूल्स एंड लूप्स पे नहीं चलता। मैं इतने लिख दूंगा, इतने सॉल्यूशंस लिख दूंगा, 1 करोड़ 1 अरब या किताबें मैं इतनी भर दूंगा उसी क्वेश्चन में। उसी क्वेश्चन में से राइट आंसर भी उसी के अंदर होगा और अधिकतर आंसर फॉल्स होएंगे। और जब मुझसे आप उसका मीनिंग पूछोगे कि ये आंसर क्यों दिया आपने, तो मैं जब उसका मीनिंग बताऊंगा, या तो आप ना समझ के उसको इग्नोर कर दोगे, और यदि अगर आप हल्का सा आप में चिंतन की भावना होगी, बुद्धि होगी, तो आप एक बार ध्यान लगाओगे और आप कहोगे बात तो सही है। इतने सॉल्यूशन निकल कैसे गए लाखों? क्योंकि मेरी आदत हमेशा से ऐसी है
कोई भी मुझे कुछ भी दे रहा है, मैं उसमें डायरेक्ट नहीं सोचता, मैं उसको डिनाई कर देता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं बेटर लग रही होती मैं उसको डिनाई कर देता हूँ। मुझे पता है डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी में सबसे महत्व रखता है किसी भी वस्तु और संसाधन को बेचने के लिए या वैल्यू के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ है नहीं, वैल्यू एंड अवेलेबिलिटी नाम के दो वो चलते कंपोनेंट इकोनॉमी में, कीमतें और अवेलेबिलिटी। यहाँ एक और चीज़ जोड़ दो, टाइम। समय के संग वैल्यू डिस्प्लेस होती है अवेलेबिलिटी में, अवेलेबिलिटी कंप्लीट होती है वैल्यू में। मैंने कहा डिस्प्लेस होती है अवेलेबिलिटी में और कंप्लीट होती है वैल्यू में, मतलब ये दोनों तो अलग अलग टर्म है। हाँ जी, कंप्लीट और डिस्प्लेस अलग अलग टर्म। फिर अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया चीज़ें ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा होने का मतलब है एक समय के बाद वो कंप्लीट होएगी, अपना बेहतर रूप लेगी। बेहतर रूप होएगी तो कीमतें एक जगह निश्चित हो जाएगी। और अगर हम इकट्ठी चीज़ों की कीमतें बना ले तो सारी कीमत एक जैसी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। शुरुआत में कीमतें लो होगी समय के साथ। और वहीं आएगी वैल्यू की बात, कि वैल्यू डिस्प्लेस हो जा रही है अवेलेबिलिटी में। देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू है, किसी भी चीज़ की वैल्यू है, एक समय के बाद वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों में फैलने लग जाती है। सपोज़ करो एक टेक्नोलॉजी थी जो अभी नई नई बनी है, उसकी वैल्यू थी बड़ी हाई क्योंकि उसकी क्वान्टिटी बड़ी कम थी, सप्लाई बड़ी कम थी, और डिमांड सपोज़ कर लो ज़्यादा बन गई। डिमांड ऑटोमेटिकली बन जाती है नई नई चीज़ों की, ठीक है। ब्रांड के नाम में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड होगी भी नहीं पर लोग खरीदते हैं डिमांड के कारण, और डिमांड ऑटोमेटिकली बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे डिमांड अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अब मान के चलो वो शुरुआत में तो था, अब उसकी निकल गई अनेकों कॉपी। अब टेक्नोलॉजी होगी आसान। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू डिस्प्लेस नहीं हुई है अवेलेबिलिटी में समय के साथ? दैट्स अवे। अब समझो फ्लो क्यों कह रहा हूँ मैं, कि सबसे जितना ज़्यादा फ्लो होगा और जितना ज़्यादा उस पर नियंत्रण होगा उतना अत्यधिक लाभ होगा। देखो लाभ सिर्फ एक ही चीज़ देती है, लाभ सिर्फ एक ही चीज़ देती है, कोई भी व्यवस्था द्वारा या कोई भी अवस्था द्वारा, स्टेट द्वारा, या कोई भी टाइप का सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, वातावरण, प्रकृति से अत्यधिक लाभ कोई नहीं देता। और प्रकृति जब लाभ देती है तो वो किसके रूपों में देती है? आपका किसी ने काम करा तो आप उसको क्या देते हो? पैसा, पैसा देते हो ना। प्रकृति भी देती है एलिमेंट्स, तत्व। सपोज करो आपने कुछ काम करा, आपने अपनी बीवी को फेवर दिया, तो वो क्या देती है आपको एक समय के बाद? बच्चे देती है ना। मैं इतना ब्रूटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हकीकत में यही चीज़ें होती है। आप एक चीज़ को फेवर देते हो प्रकृति को, वो जो तत्व संसाधन जिसको आप कह रहे हो वो उसके बच्चे ही है, वो उनको देती है, और फिर आप उनका हनन या आप उनको अपने अनुसार इस्तेमाल करते हो। ये हकीकत है, क्योंकि मेंटलिटी तो हकीकत में ये है। यहाँ भावनात्मक रूप में देखो या कि देखो। और मैं एक चीज़ बता दूँ, नेचर इज लिविंग भी, पर नेचर मैच्योर बहुत है, नेचर आज के नहीं है। अच्छा मैंने एक और चीज़ बोली थी, मैच्योरेशन इज़ नॉट डज नॉट ये कि कोई व्यक्ति व्यस्त है। मेरी मैच्योरेशन यूनिवर्सल होती है। मेरी मैच्योरेशन का मतलब ये है, केवल मैच्योरेशन मतलब किसी स्टेट में आप उसके अनुसार बन गए, मतलब आप उसके अनुसार मैच्योर हो चुके, आप उसके अनुसार इन्फ्लुएंस हो चुके, ये है मैच्योरेशन। वही बात करें अगर नेचर की मैच्योरेशन की, तो नेचर की मैच्योरेशन का मतलब है नेचर मरी नहीं है आज तक, वो शुरुआत से देखते आ रही है, शुरुआत से हरकतें ऑब्जर्व करते आ रही है, तो वो बाकायदी जानती है किसको कैसे डील करना है, तो यूनिवर्सली मैच्योर है। मतलब वो फिर संबंध कैसा दिखाएगी, मैंने बताई थी। कम्युनिकेशन क्यों नेटवर्क में व्यापारिक हो जाता है टोटली, इसलिए नेचर हमेशा व्यापारिक संबंध दर्शाती है पूर्ण रूप से। अच्छा मैंने कहा था नेचर तो व्यापारिक है, नेचर व्यापारिक है, संबंध दर्शाएगी किनके संग? व्यावहारिक। जो व्यावहारिक होगी और जो व्यापारी होगी उनके व्यापारिक संबंध। इसलिए अगर यहाँ कहे तो हाँ जी, यहाँ नेचर व्यवहारिक ही है, डायमेंशनली चेंज हो गया। अब समझो, अगर हम वहाँ पे भी देखें कि एक अमीर व्यक्ति कौन होता है, जो इन्फ्लुएंस करे पर खुद इन्फ्लुएंस ना हो। एक नियंत्रण कौन पा रहा है, अत्यधिक लाभ कौन कमा रहा है? जो फ्लो तो करवाए अत्यधिक से अत्यधिक, बट खुद फ्लो ना हो, खुद उस पर नियंत्रण रखे।
अतः जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा नियंत्रण, और देन अत्यधिक लाभ। अच्छा, थोड़ी इक्वेशन में जो साउंड आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजिकल एक्ट विथ लॉन्ग टर्म प्ले, स्ट्रेटेजिकल एक्ट विथ लॉन्ग टर्म एंड देन गिव अवे अमेजिंग रिटर्न्स। अगर हम इस इक्वेशन को, और गैम्बलिंग इज द लाइफ, कि लाइफ गैम्बलिंग है, जुआ है एक तरीके का। चलो फिर, तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद द लॉन्ग टर्म एंड देन गिव अवे अमेजिंग रिटर्न्स, देन दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग लाइफ चला। अच्छा, लाइफ, ओहो, और मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितना ज़्यादा फ्लो और जितना ज़्यादा नियंत्रण एंड देन अत्यधिक लाभ। मतलब अत्यधिक मतलब हो गया अमेजिंग रिटर्न। फ्लो, फ्लो क्या है? एक लॉन्ग टर्म की प्ले चीज, लॉन्ग टर्म प्ले, लॉन्ग टर्म एक्ट। अच्छा, नियंत्रण क्या है? स्ट्रेटेजिकल एक्ट। एक स्ट्रेटेजिकल एक्ट यही कहलाता है आप चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। एक कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, पर आप उस कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल कर सको, क्या बात कहनी, प्रोटोकॉल का अगर आप बना सको, तो आपका गेटवे सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। कोई और दे दी। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म हो, मैंने कही थी स्टेट से ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं देता। आप फ्लो करवाओगे किसमें? एलिमेंट्स को, नेचर के अंदर। नेचर की प्रत्येक चीज़ फ्लो करती है, फ्लो कर सकती है, यूँ कहना चाहिए, क्योंकि हर बार करती है ये कहना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें स्टैटिकल हो जाती है। एक मार्केट कहने को फ्लो कर रही है, पर अगर डायमेंशनली ऊपर से देखें तो फ्लो मार्केट कहीं ना मूव कर दे। जैसे एक कुर्सी फ्लो नहीं करती, कुर्सी स्टैटिक है, पर कुर्सी का एक एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देखो, मैं डायमेंशनली क्यों कनेक्ट करूँ? अगर मैं डायमेंशनली मान लो इस दुनिया से हटा दूँ ना, तो आपको सिर्फ ये पता चलेगी, केवल और केवल ये चीज़ पता चलेगी कि कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। स्वयं और अहम के रूपों से ही सारी चीज़ें बनी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया निरंतर ने बनाई है, शिव ने नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिए, पूर्ण दुनिया निरंतर ने बनाई है, शिव ने नहीं बनाई, अर्थात स्वयं और अहम ने बनाई है, ना कि किसी और ने। तो पूरी दुनिया में झलके इन्हीं की दिखेंगे, परंतु जो तत्व लिया है, जो अंग लिया है, वो अंग मान लो सपोज करो कोई दुनिया बना रही, अब दुनिया के लिए चाहिए शिव की बाहें, तो बाहों में से मांस ले लिया, ऐसे समझ लो, खाल ले ली, वो चमड़ा, वो तत्व शिव है, परंतु बनाई शिव ने, शिव से बनवाई है, मतलब शिव से बनवाई, शिव को बना दिया है अलग रूपों में। बस शिव क्या है? उनके अंदर की आत्मा है, उनके अंदर की प्रतिबिंब की जो चीज़ प्रकट करनी थी वो प्रकट करवा दी अपने ही अंश द्वारा, अपनी ही पहचानों द्वारा, मूल पहचानों द्वारा। स्वयं की मूल पहचान क्या है? वो स्वयं है। अहम की मूल पहचान क्या है? वो अहम है। तो ये जो मूल पहचान है, यही शिव कहलाती है, आत्मा।